नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं प्रियंका। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टेल्को थीम पार्क में हुए सामूहिक बलात्कार के 7 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। 3 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। डिमना क्षेत्र के विस्थापितों ने लेक में आधे डूबकर शुरू की जल जन सत्याग्रह और 20 जीवित कारतूस के साथ बागबेड़ा पुलिस ने चकद्दरपुर के युवक को धर दबोचा। अब खबरें विस्तार से। टेल्को थीम पार्क में 2011 को एक नवविवाहिता के साथ हुए सामूहिक बलात्कार के मामले में अदालत ने सोमवार को 7 बलात्कारियों को दोषी करार दिया। 3 अक्टूबर को उनको सजा सुनाई जाएगी। टेल्को थीम पार्क में 25 अप्रैल 2011 को एक नवविवाहिता के साथ 7 युवकों ने सामूहिक बलात्कार का जघन्य अपराध किया था। 7 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे। सोमवार को सबकी नजर सजा की सुनवाई पर टिकी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश की अदालत में सोमवार को 7 आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा की बिंदु पर फैसला 3 अक्टूबर को सुनाई जाएगी। अपर लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार प्रसाद ने बताया। एक सनसनीखेज मामले में माननीय न्यायालय श्री सत्य प्रकाश सिन्हा जिला एवं सत्र अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह पीठासीन पदाधिकारी त्वरित न्यायालय महिला विरुद्ध अपराध ने इस कांड के 7 आरोपियों को दोषी पाया है। इस कांड में एक पुरुलिया निवासी अल्पवयस्क नवविवाहित महिला के साथ 7 व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया। 7 को आज माननीय न्यायालय ने दोषी पाया है। 7 अभियुक्तों के सजा के बिंदु पर सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। उल्लेखनीय है कि इस जघन्य कांड के बाद हरकत में आई पुलिस ने एक कर 7 आरोपियों को पकड़ लिया था और उन्होंने दोष भी स्वीकार कर लिया। सोमवार को अदालत में सुनवाई के लिए राजू नजीर, बादशाह उर्फ आजाद, शेरा उर्फ जहांगीर, कासिम, तफीजुल हक और रवि शर्मा को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत लाया गया। डिमना क्षेत्र के विस्थापितों ने लंबे समय से मुआवजे की लड़ाई लड़ी है। सोमवार को उन्होंने डिमना लेक में आधे डूबकर आंदोलन का अनोखा तरीका ढूंढा है। डिमना क्षेत्र के विस्थापितों ने मुआवजे व पुनर्वास की मांग को लेकर अनोखे तरीके से आंदोलन का तरीका निकालते हुए सोमवार को डिमना लेक में कमर तक जल में घुसकर खड़े हो गए। वे इसे जल सत्याग्रह कह रहे हैं। वे इस तरह 2 दिनों तक आंदोलन करेंगे। उनमें महिला पुरुष के अलावा बच्चे भी शामिल हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें बाहर निकालने का प्रयास भी किया, मगर वे टस से मस नहीं हुए। उनका नेतृत्व कर रहे मदन मोहन ने कहा कि वे आगे आंदोलन को और तेज करेंगे। सर्किल इंस्पेक्टर अंजनी कुमार तिवारी लगातार उन पर नजर रखे हुए हैं। आज झारखंड मुक्ति वाहिनी की ओर से डिमना बांध के विस्थापितों को उनके न्याय दिलाने के लिए हम लोग जल सत्याग्रह आज शुरू किए हैं। रैयतों के 102 एकड़ जमीन को अवैध रूप से कब्जा करके रखा है और 6 एकड़ जमीन जो पुंसा और लाइलम के हैं वो जो अभी भी किसान जो है उसका टैक्स देते हैं और वे जमीन को जो है वो टाटा कंपनी का बांध से वो डूबा हुआ है और इस तरह से लगातार क्षति हो रहा है। और इधर हम लोग जब अपनी मांग को रखते हैं, बात को रखते हैं, तो टाल मटोल करके टाटा कंपनी हमेशा जो है उनका यही रवैया रहा है। तो बाध्य होकर आज जो है हम लोग यहाँ जल सत्याग्रह बैठ गए हैं, क्योंकि इस बांध के चलते ही ये जो 12 मौजा है, ये 12 मौजा का बर्बादी और तबाही हुआ है। और इसीलिए जो है आज सांकेतिक रूप ही सही इस बांध में ही हम लोग पानी पर बैठे हुए हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, पूरा दुनिया को पता चले। बागबेड़ा थाना प्रभारी ने गुप्त सूचना के आधार पर चकद्दरपुर के रहने वाले एक युवक को 20 जीवित कारतूस के साथ हिरासत में लिया। बागबेड़ा थाना प्रभारी शैलेंद्र ने सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर
स्टेशन क्षेत्र में रमेश कायन नामक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से SLR के 20 जीवित कारतूस बरामद किए गए। थाना प्रभारी द्वारा पूछताछ में उसने बताया कि वह पहले फौज में काम करता था। उससे पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाना चाहती है कि वह इन कारतूसों को किसको पहुंचाना चाहता था। उसका नाम है रमेश कायम, चक्रधरपुर थाना में एक बाईपी गांव है, वहाँ का रहने वाला है। एक फौज में नौकरी करता था, फौज से रिटायर हो गया है। रिटायर के बाद अपनी काम की खोज में था। काम की खोज के क्रम में यहाँ आया था और मुझे गुप्त सूचना मिली थी कि गोली भी इसके पास है। गुप्त सूचना के आधार पर 20 राउंड SLR की गोली मिली और 4 राउंड AK-47 इंक्वायरी चल रही है। सोमवार को 10 बालू घाटों की बंदोबस्ती की गई। 2,37,90,000 का राजस्व प्राप्त हुआ। सोमवार को 10 बालू घाटों की नीलामी हुई। सरकारी राशि इन घाटों की 1,20,00,000 थी और सभी घाट की राशि 2,37,90,000 प्राप्त हुई। ADC गणेश कुमार ने कहा कि प्रशासन को जो राशि बंदोबस्तों से हासिल हो रही है उसमें से 80% राशि ग्राम सभा एवं पंचायतों को दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शेष बची 17 घाटों की नीलामी अब निविदा के द्वारा होगी, जिसमें कि आपको सुरक्षित जमा था 1,20,00,000 रुपया, जिसके विरुद्ध 2,37,90,000 रुपया प्राप्त हुआ है। और ये जो राशि बंदोबस्त से प्राप्त हो रही है, सरकारी निर्देशानुसार 80% राशि जो है पंचायत एवं ग्राम सभा को चली जाएगी। जो बंदोबस्ती से हम लोग को राशि बालूघाट में प्राप्त हो रहा है उसमें से 80% राशि पंचायत और ग्राम सभा को दी जाएगी। और कितने घाट अभी बचे गए हैं? अभी करीब 15 घाट बचे हुए हैं, लेकिन उसमें कोई भी व्यक्ति भाग नहीं ले पाया, इसलिए उसके लिए अलग से सूचना प्रकाशित की जाएगी और जब उसमें भाग लेने वाले व्यक्ति आ जाएंगे तब उसका बंदोबस्त होगा। आज कुल कितने घाटों की नीलामी की? आज 10 घाटों की। कितने राजस्व की प्राप्ति हुई है? आज जो है सो राशि आपको सुरक्षित जमा था 1,20,00,000, उसके विरुद्ध हम लोग को 2,37,90,000 की राशि प्राप्त हुई। आज एक महिला भी घाट ली है, क्या लगता है कि महिलाएं भी इसमें आगे आ रही है? धालो टुडू जो है मुसावनी का बेरिया का वो ली है। पहली बार बालूघाट बंदोबस्ती में एक महिला ने भाग लिया और उसे नीलामी में एक घाट भी मिली। पहली बार बालूघाट नीलामी में डिल्लो टुड्डू नामक महिला ने भी भाग लिया। उसे मुसाबनी प्रखंड में सोनागाड़ा घाट 11,32,000 में हासिल हुई। उसने न्यूज टाइम्स को बताया। सोनागाड़ा कितना सरकारी बोली कितना था? 11,32,000। और लिए कितना में आप? 32,000 में। महिलाएं भी अब इस क्षेत्र में आगे आ रही है, क्या लगता है आपको? मैडम बालूघाट में भी महिलाएं अब आगे आ रही है, क्या लगता है आपको कि महिला को अभिभावकों का नहीं होना एक जवान लड़की के लिए अभिशाप की तरह है। सिमरन राव नामक युवती भी अपनी परिजनों की गंदी दृष्टि के कारण दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अभिभावकों की असमय मौत के बाद 17 वर्षीय सिमरन राव अपनी नानी के घर रहने को मजबूर है। कुछ दिन बाद उसकी विधवा नानी ने दूसरी शादी कर ली और नानी के पति ने सिमरन पर गलत निगाह डालनी शुरू कर दी और यौन संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। सिमरन वहां से भागकर अपने मामा के पास चली गई, मगर वहां भी उसके साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि वह वहां से भागकर कदमा में रहने वाली अपनी चचेरी बहन के पास चली गई। वहां से सोमवार को कदमा थाना पहुंचकर उसने आपबीती बताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मामा उसको चोरी का इल्जाम लगाता है और ये बोलते कि हम कैसा रहेगा, हर समय को चोरी का इल्जाम लगाएगा तो फिर कैसा होगा। नानी की शादी कर ली। नानी एक लड़का से शादी किया है तो वो बदमाशी करता है हर समय। नानी कितना उम्र का शादी? बहुत बुढ़ी है, लड़का बहुत छोटा उम्र का, नहीं ज्यादा नहीं होगा लड़का का उम्र और नानी का उम्र ना बुढ़िया है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है, मैं हूं रंजिता।
सोना देवी नामक एक महिला ने 4 युवकों पर 80,000 रुपए की ठगी का आरोप लगाते हुए उन्हें डीएसपी कार्यालय लेकर आई और डीएसपी की मौजूदगी में ही उनसे उलझ पड़ी। जुगसलाई की रहने वाली सोना देवी नामक महिला 4 युवकों के साथ डीएसपी कार्यालय पहुंची। महिला का कहना है कि इन चारों युवकों ने उससे 80,000 रुपए झांसा देकर ठग लिया है और लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं। सलीमुद्दीन, तारकेश्वर शमी और बबलू नामक युवक किसी संस्था में काम करते हैं और वे महिला द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को झूठे बता रहे हैं। डीएसपी कन्हैया उपाध्याय द्वारा उनसे पूछताछ की जा रही थी, तभी महिला उन युवकों से उलझ पड़ी और काफी हंगामा किया। उसी समय हंगामा सुनकर सिटी एसपी कार्तिक एस अपने चैम्बर से निकलकर वहां आ गए। महिला सोना देवी ने न्यूज टाइम्स को बताया कि वह पिछले 3 माह से न्याय के लिए थाना का चक्कर काट रही है। भाई तुम नहीं किया सर, हम इन लोग को पकड़े हैं। नहीं पकड़ना, काहे नहीं पकड़ना सर? ऊपर में ऑफिस तक जाओ, तुम जाओ, सड़क करो, जाओ सड़क करो। हाँ ठीक है सर। ये घर नहीं ना है, कानूनी कार्रवाई में होता है। एसपी सर से भेंट करने आए थे, वहाँ बुलवाए थे तो सर हम लोग आए, मारा पीटी किए हैं। झूठ मत बोलिए, आपका भी बच्चा है। ये नहीं बोल रहे हैं, आपका भी बच्चा है। कॉलर तोड़ देने सर क्या हम इसमें पार्टनर भी नहीं। हम लोग को इज्जत नहीं सर। केस कर दो उस पर, तुम लोग केस करो। हाँ करिए केस कीजिए, हम केस लड़ने के लिए तैयार है। आपका हम इतना बर्बाद हो गए हैं इन लोग के पीछे। मेरा आदमी का आँख अंधा हो चुका है। इन लोग कंपनी में करते करते ये लोग जाली पीएफ कागज में साइन किया है। आप लोग पीएफ ऑफिस का तो नहीं बोल सकते, पागल हो गए हैं। मेरा चुटिया ये लोग रखा दिया है सर, बोलते हैं आप बोलते हैं। चिल्ला चिल्ला अपना बयान कर ले रही है ओरिजिनल। अगर पीएफ ऑफिस में बुला के पूछ लीजिए सर, जाली होगा तो हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, सही है, हम भी यहीं पर है। मेरे पति को बुला रहे सर। हाँ बुलाइए सर। हम लोग खुद आप लोग मामला में क्या है, इसका पैसा फ्रॉड हो रहा है, ये फ्रॉड हो रहा है। हम लोग साथ जालसाजी करें, इसको रिपोर्ट हो। 4 पार्टनर इन लोग मेरे से पैसा लिया था 80,000 रुपया, ना भी सूद दिया है ना ब्याज दिया है। क्या बोल के लिया था पैसा? हमसे बोला था कि लेबर परमेंट करना है, दीजिए। उसी में मेरा पति काम करते थे। ये लोग इतना हमको तंग कर दिया कि मेरे माँ से हम, मेरा भाभी का भी जेवर, अपना भी जेवर धर के हम पैसा दिया है। उन लोगों का क्या नाम? सलीमुद्दीन, डब्लू तारकेश्वर और सलीम पुर्ती और मनोज कुमार। आपका क्या नाम? आज क्या हुआ? आज हमको ये लोग एसपी साहब बोले पैसा दिला देंगे, आज अभी तक पैसा मेरा नहीं दिला है। तो आज आप लोग आप क्या किया? हम उनको ये लोग मेरे को झांसा दे रहा था, उनको हम पकड़ के लाए, तब तक मेरा हाथ तोड़ दिया लोग। वहीं रविवार को 2 व्यापारियों से हुई लूटपाट की घटना के बाद सोमवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने एसएसपी से मिलकर व्यापारियों की सुरक्षा की मांग की। रविवार को 2 व्यापारियों से हुई लूटपाट की घटना के बाद व्यापारियों में हड़कंप है। सोमवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर व्यापारियों एवं व्यवसायियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग एसएसपी रिचर्ड लकड़ा से की। उनका नेतृत्व चैम्बर के अध्यक्ष सुरेश सोनथालिया कर रहे थे। शहर की गिरती हुई विधि व्यवस्था को लेकर हम लोग आए थे एसएसपी साहब के पास। कल हम लोग के 2 व्यापारी पर गोली चलान करके 4.5 लाख रुपया लूट लिए गए। उसी के संदर्भ में आज हम लोग बात करने आए। वो एक घटना हुई, इधर निरंतर डकैती की घटनाएं, चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, उससे व्यापारी समाज भयभीत है। उसी के निराकरण के लिए आज हम लोग एसएसपी साहब ने और अपनी उनकी टीम ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम व्यापारियों के साथ हैं और व्यापारियों का हित नहीं होने देंगे। झारखंड विकास मोर्चा के सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लालू यादव पर फैसला अदालत का है और उस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। सर्किट हाउस में झाविमो सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, विपक्ष के नेता प्रदीप यादव एवं विधायक शबा अहमद ने कहा कि वे राज्य में गैर कांग्रेस व गैर भाजपा सरकार चाहते हैं और इस दिशा में लगातार प्रयासरत है। बाबूलाल मरांडी ने लालू यादव को दोषी करार दिए जाने पर सवाल पूछने पर कहा कि वे अदालत के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अध्यादेश के विषय में उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस और भाजपा की राजनीति है। उन्होंने कहा कि ये अध्यादेश एनडीए की सरकार के वक्त भी लाया गया था, मगर ठंडे बस्ते में चली गई। नहीं, अध्यादेश तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही इस पर राजनीति कर रही है। पहले तो आप 2000 जब एनडीए की गवर्नमेंट थी, उस वक्त भी ये बिल राष्ट्रपति के पास गया था और राष्ट्रपति ने उस समय एपीजे अब्दुल कलाम थे,
उन्होंने उस पर आपत्ति दर्ज की थी और वापस कर दिए थे। इसके बाद फिर वो ठंडे वास्ते में चला गया। 2003 में शायद था संभवतः, डेट एकदम एग्जैक्ट ये याद नहीं है, लेकिन उस समय हाँ यही था। वो थोड़ा इसी प्रारूप का थोड़ा बहुत इधर उधर उसमें से। और अभी भी जब कांग्रेस पार्टी ने लाई है तो उसके पहले सर्वदलीय मीटिंग हुई है और सर्वदलीय मीटिंग में बीजेपी की सहमति रही है। और आज भी गुजरात में नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में एक सजा याफ्ता व्यक्ति मंत्रिमंडल में शामिल। समझ है कि लालू को भी पहले से पता था और उनके समर्थकों को भी और उनके मित्रों को भी पता था कि क्या होने वाला है, और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इससे अंतर पड़ेगी उनकी सरकार में, वैसा मुझे नहीं लगता है। सोमवार को समाजवादी पार्टी द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में झारखंड प्रभारी काशीनाथ यादव भी मौजूद थे। झारखंड में पांव जमाने व जन आधार बढ़ाने के उद्देश्य से समाजवादी पार्टी प्रयासरत है। चैम्बर भवन में सोमवार को आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सम्मेलन में जन आधार बढ़ाने और आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। झारखंड प्रभारी काशीनाथ यादव और प्रदेश अध्यक्ष मिराज खान ने कहा कि मौजूदा सरकार जनहित में काम नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी इस झारखंड में मजबूती से काम करके झारखंड में उत्तर प्रदेश के तर्ज पर सरकार बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। और उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, जो वादे समाजवादी पार्टी ने किया है आज 1.5 साल के अंदर नौजवान मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा किया। कन्या विद्या धन दिया, लैपटॉप दिया, 2 साड़ियाँ दिया। गांधी के सपने को पूरा करने के लिए बिना पैसे का पढ़ाया, बिना पैसे की दवा हो रही है। आज का बैठक में क्या क्या निर्णय लिए आप लोगों ने? आज हम निर्णय लिए हैं कि उन सारी योजनाओं को जो हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार चला रही है, झारखंड के घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर बोनस व अन्य मांगों को लेकर सोमवार को टाटा मुख्य अस्पताल के सफाई कर्मी व लॉन्ड्री कर्मचारियों ने 3 घंटे तक काम ठप रखा। बोनस व अन्य मांगों को लेकर सोमवार को टाटा मुख्य अस्पताल के सफाई कर्मी व लॉन्ड्री कर्मियों ने 3 घंटे तक कामकाज ठप रखा। वे ठेकेदार के अंडर काम करते हैं। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे भविष्य में लंबे समय तक कामकाज ठप कर देंगे। सोमवार को वे अस्पताल परिसर के अंदर ही एकजुट होकर बैठे रहे। पूरा होना चाहिए, मांग हम लोग का पूरा होना चाहिए। हमारी मांग पूरा होना चाहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्रेक के बाद खबरों में फिर से आपका स्वागत है। झारखंड विकास मोर्चा द्वारा सोमवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। सिद्धगोड़ा टाउन हॉल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के अलावा विधायक प्रदीप यादव, शबा अहमद आदि मौजूद थे। अपने संबोधन में बाबूलाल मरांडी ने वर्तमान में राजनीतिक परिस्थितियों की चर्चा करते हुए आने वाले चुनाव के लिए सभी को तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। वहीं दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम माझी परगना महाल ने सोमवार को बालू घाटों की बंदोबस्ती का विरोध करते हुए उसे रद्द करने की मांग की। पूर्वी सिंहभूम माझी परगना महाल का कहना है कि बालू घाटों की नीलामी अवैध रूप से की जा रही है और उसे तुरंत रद्द कर दिया जाए। सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। उनका नेतृत्व कर रहे बहादुर सोरेन ने बताया कि घाटों की नीलामी अवैध है।
भाव से हम लोग कानून की विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी परंपरा व्यवस्था के तहत यहाँ पैसा एक बना है जो 1980 में है। भाग 9 में वहाँ लिखा गया है कि यहाँ के आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं परंपरा स्वशासन व्यवस्था को किसी तरह से छेड़छाड़ ना हो। लेकिन यहाँ केंद्रीय सरकार द्वारा सदन में पारित हुआ कि 5वीं उन्हीं क्षेत्र के तहत हमारे अनुच्छेद 244(1) में नियत भाग 1 में धारा 4 में सब उल्लेखनीय बात है। लेकिन हमारे यहाँ गजट जो भी कानून यहाँ बनाया गया आज से नहीं, हमारे पूर्वजों से हम लोग देखते हुए आया है कि ब्रिटिश समय काल से भी आज तक हमारे भारत सरकार बना और यहाँ राज्य सरकार बनने के पश्चात भी आज भी यहाँ के लोगों, यहाँ के अस्तित्व मिटाने के काम कर रहा है राज्य सरकार। केंद्र सरकार वो ही किया है। ना ही आदिवासी का जो भी कानून बना, CNT एक्ट, SPT एक्ट या पैसा एक्ट बना, जो 5वीं क्षेत्र में जो भी आया केस एक्ट बना, आज तक अमल नहीं किया, बल्कि उसको संशोधन किया कि यहाँ के लोगों के जनहित के लिए कोई आज तक नहीं देखा। जो भी आज हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा ये कानून बना गया हमारा विपरीत कानून है, क्योंकि यहाँ बालूघाट ग्राम सभा संचालन करेंगे। ये पूर्व हमारा गजट में 2004 के गजट में स्पष्ट है कि 12 में बिंदु 12 में 1 में निहित है कि बालूघाट के संचालन संबंधित ग्राम सभा संचालन करेगी। और वहीं दूसरी ओर NH-33 की खस्ता हाल सड़कों एवं शहर की जर्जर सड़कों के निर्माण की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन में कहा है कि दुर्गा पूजा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में शहर आते हैं और NH-33 की खस्ता हालत की वजह से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। नेतृत्व कर रहे रतन महतो ने कहा कि शहर की भी कई प्रमुख सड़क जर्जर हालत में है। मांग करने आए हैं कि जो रोड NH की स्थिति है, इस स्थिति में दुर्गा पूजा का मौसम है, ना NH को आज तक फिलिंग कराया गया, ना किसी तरह का रिपेयरिंग कराया गया। और दूर दराज से गाँव से साल का बहुत बड़ा पर्व है जमशेदपुर में, नगर में मनाया जाता है। और जिस तरह से NH के हाल है, मेरे को नहीं लगता कि इस साल कोई भी गांव के लोग जमशेदपुर तक आ सकेंगे तो NH के लिए। दूसरी बात है बिजली की जो व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था गांव देहात में हो, शहर में, शहरी क्षेत्र में हो, जो बिजली की व्यवस्था इनको दुरुस्त करना चाहिए। बहुत जगह तार खुला हुआ है, पूजा पंडाल बगल में है, लेकिन उसको DC साहब अपना संज्ञान में लेते हुए उसको उचित कार्रवाई करके उस तार को कम से कम ढकने का काम करना चाहिए DC साहब। अगली खबर है, जहां सांची रविंद्र भवन में वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है। इस 4 दिवसीय वार्षिकोत्सव में नृत्य, गीत, संगीत प्रस्तुत करने बाहर से कलाकार आए हैं। रविंद्र भवन में आयोजित वार्षिकोत्सव में बंगाल से आए कलाकार नृत्य नाटक का मंचन करेंगे। इस 4 दिवसीय उत्सव में कई स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिनमें तरह तरह के व्यंजन हैं। टैगोर एकेडमी के सचिव आशीष चौधरी ने उत्सव के विषय में प्रकाश डाला। इसी समय में होते हैं। इसमें डांस ड्रामा, श्रुति नाटक और रविंद्र संगीत इत्यादि आर्टिस्ट लोग आते हैं। कलाकार लोग सब शांति निकेतन, कोलकाता, ये सब जगह से आर्टिस्ट लोग आते हैं और 4 दिन वो लोग ये सब प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं। सब एक रविंद्रनाथ के ऊपर आधारित है। इसका साथ हम लोगों को मैदान में स्टॉल होता है। डिफरेंट स्टॉल में बाटिक, प्रिंट, फैब्रिक, ये सब का, स्टिचिंग का, साड़ी, झारखंड हैंडीक्राफ्ट, शांति निकेतन का प्रोडक्ट और होममेड खाना का स्टॉल। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शहर में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इसमें स्कूल कॉलेजों के विद्यार्थियों के अलावा वरिष्ठ नागरिक भी भाग लेंगे।
2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर शहर में सद्भावना दौड़ का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी समाज सेवी विकास सिंह ने संवाददाता सम्मेलन बुलाकर दी। उन्होंने कहा कि 60 से ज्यादा स्कूलों के बच्चों के अलावा कई कॉलेजों के विद्यार्थी भी इस दौड़ में भाग लेंगे। और इसमें हम लोग समाज के सभी वर्गों से लोगों को इन्वाइट किए हैं। सभी धर्म, सभी जाति और सभी समुदाय के लोग इसमें आ रहे हैं और उनका मकसद है कि हम लोगों में आपस में देश में सद्भावना हो, भाईचारा हो। आज जिस परिस्थिति में हमारा देश गुजर रहा है उसमें देखने के लिए मिलता है कि विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म और विभिन्न क्षेत्रीयता के आधार पर और इससे उससे बहुत तरह से लोगों ने बांट दिया है समाज को। और आज हम आपस में जो मानव जाति का जो ये ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी एक नहीं हैं। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने दूर करने का एक छोटा सा प्रयास शुरू किया था। आज मुझे बहुत खुशी है कि जमशेदपुर की जनता इतनी अच्छी है, इतनी खूबसूरत जनता है कि जिसने इस छोटे से प्रयास को एक बहुत बड़ा मकसद के रूप में इसको